पिछले हमारे लेक्चर में हमने जीन इंटरेक्शन पर बात शुरू की थी। उस लेक्चर में हमने दो प्रकार के जीन इंटरेक्शन की बात की, एक नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन और दूसरा एलेलिक जीन इंटरेक्शन। नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन के लिए सप्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, एपिस्टेसिस, डुप्लीकेट जीन, लीथल जीन, इस तरह के खूब सारे एग्जाम्पल अपन ने उसमें लिए थे। पहले पार्ट में हमने कॉम्प्लीमेंट्री जीन को विस्तार से पढ़ा, फिर सप्लीमेंट्री जीन को अपन ने विस्तार से पढ़ा। आज हम आगे दो नॉन एलेलिक जीन और पढ़ते हैं, एक डुप्लीकेट जीन है, एक एपिस्टेसिस है। मैं डॉक्टर पी.के. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी। नाउ एक बार क्विकली हम रिपीट कर लेते हैं, इंटरेक्शन ऑफ जीन का मतलब क्या होता है। इंटरेक्शन ऑफ जीन मीन्स द एक्सप्रेशन ऑफ ए सिंगल कैरेक्टर बाय इंटरेक्शन ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ जीन। यानी एक जो पेयर है वो जीन का, दूसरे पेयर और है जो कि नॉन उसका एलेलिक हो सकता है, ये मिलकर के किसी लक्षण को अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो इसको हम इंटरेक्शन ऑफ जीन कहते हैं। अब यदि ये सेम एलील हैं तब तो ये एलेलिक जीन इंटरेक्शन हो गया, और यदि ये दोनों एलील अलग अलग हैं यानी नॉन एलेलिक फॉर्म है तो फिर नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन हो गया। पीछे हमने कॉम्प्लीमेंट्री एवं सप्लीमेंट्री जीन पढ़ी है। आज हम इसमें तीसरा पोर्शन हमारा है एपिस्टेसिस, वो पढ़ते हैं। एपिस्टेसिस का मतलब ये होता है कि एक जीन दूसरी जीन के प्रभाव को छुपा देती है, दबा देती है। एपिस्टेसिस इज द प्रिवेंशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ वन जीन बाय अनदर नॉन एलेलिक जीन। यानी जीन, मान लीजिए दो जीन हैं ए और बी, तो ए जीन बी जीन के प्रभाव को एक्सप्रेस नहीं होने देती है, तो ये एपिस्टेसिस है। अथवा बी जीन ए के प्रभाव को एक्सप्रेस नहीं होने देती है, तो भी यह है एपिस्टेसिस है। सो ये एक प्रकार का इनहिबिटरी जीन है, मीन्स स्टॉपिंग और इनहिबिटिंग, रोकना या उसका छुपा देना, दैट इज एपिस्टेसिस। और ये जो एपिस्टेसिस है, चूंकि वो दोनों जीन अलग अलग हैं, एलेलिक फॉर्म नहीं है, इसलिए ये भी एक प्रकार का नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन होता है। अब यहाँ पर दो प्रकार की जीन हो गई, एक वो जीन जो दब जाती है और एक वो जीन जो दबाती है। तो जो दबाती है यानी इनहिबिटिंग है, करने वाली है, उसको अपन एपिस्टेटिक जीन बोलते हैं, और जो दब जाती है यानी जो इनहिबिटेड हो जाती है उसे हम हाइपोस्टेटिक जीन बोलते हैं। सो एपिस्टेसिस इज ए स्टॉपिंग और इनहिबिटिंग फैक्टर कैरेक्टर है, जिसमें दो जीन हो गई, एक जो लक्षण को दबा रही है दैट इज एपिस्टेटिक जीन है, और जो दब जाती है वो हाइपोस्टेटिक जीन है। और ये नॉन एलेलिक जीन का एग्जाम्पल है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ दो प्रकार की जीन है। ये जो एपिस्टेसिस है ये भी दो प्रकार का होता है, एक वो जो डोमिनेंट जीन दूसरी डोमिनेंट जीन को दबाए तो हम उसको डोमिनेंट एपिस्टेसिस बोलते हैं, और एक वो जिसमें यदि कोई रिसेसिव जीन दूसरी डोमिनेंट जीन के प्रभाव को दबा देती है तो हम उसको रिसेसिव एपिस्टेसिस बोलते हैं। लेकिन मेन जो यहाँ डिफरेंस आता है वो ये देखिएगा कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस में एक डोमिनेंट जीन दूसरी डोमिनेंट जीन के प्रभाव को दबा रही है। मान लीजिए दो जीन है ए और बी, तो ए है वो बी के प्रभाव को दबा रही है, या इसका वाइस वर्सा, बी जो जीन है वो ए के प्रभाव को दबा रही है, तो ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस हो गया। लेकिन रिसेसिव एपिस्टेसिस में एक शर्त है कि जो जीन दबाती है यानी एपिस्टेटिक जीन है वो रिसेसिव एपिस्टेसिस के लिए पेयर में होनी चाहिए। यानी जीन मान लीजिए दो हैं ए और बी, तो ए जीन की रिसेसिव फॉर्म पेयर में यदि बी के साथ हो तो वो बी के प्रभाव को दबा देती है। यानी डबल स्मॉल ए यदि है बी के साथ में, कैपिटल बी जो है उसके साथ में है, तो बी के प्रभाव को एक्सप्रेस नहीं होने देती, दैट इज रिसेसिव एपिस्टेसिस। हम अब इन दोनों को विस्तार से लेते हैं। पहले डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस का मतलब है द प्रिवेंशन, अभी जैसे मैंने आपको बताया, द प्रिवेंशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ
ए जीन बाय ए डोमिनेंट नॉन एलेलिक जीन। एक जीन का एक्सप्रेस होना रुकता है दूसरी नॉन एलेलिक डोमिनेंट जीन से, इसलिए हम उसको बोलते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसमें दो एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमारा और भी क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज डोमिनेंट एपिस्टेसिस। इनहेरिटेंस ऑफ फ्रूट कलर इन कुकुरबिटा। कुकुरबिटा यानी जो समर स्क्वैश प्लांट है, इसमें आप देखिए कि जीन वाई इज डोमिनेंट ओवर वाई, और ये येलो कलर का फ्रूट बनाती है जीन वाई जो है। और एक दूसरी जीन है जीन डब्लू, ये डोमिनेंट है स्मॉल डब्लू के ऊपर, और ये वाइट फ्रूट कलर बनाती है। नाउ जीन डब्लू यानी जो येलो कलर का फ्रूट बना रही है, ये जीन वाई जो है वो इसके प्रभाव को एक्सप्रेस, जीन के वाई के प्रभाव को एक्सप्रेस होने नहीं देती है। यानी डब्लू जीन जो कि वाइट फ्रूट कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, यदि येलो कलर का निर्माण करने वाली जीन वाई के साथ हुई तो यह वाई को एक्सप्रेस नहीं होने देती और येलो कलर के स्थान पे वाइट कलर का फ्रूट बन जाता है। देखिएगा, मेंडल ने ये कहा था कि ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर दोनों जीन इंटरेक्शन कर रही हैं। और मेंडल का यदि अपन रेशो लेके चले वही 9:3:3:1 वाला, तो यहाँ पर 9 ऐसे हो गए जिसमें दोनों जीन आएगी। इसका मतलब वो 9 हिसाब से तो येलो होने चाहिए थे, लेकिन वो वाइट हो जाएंगे, कारण कि डब्लू जो जीन है, जो वाइट कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन है, वो वाई के लिए एपिस्टेटिक इफेक्ट रखती है। Since one dominant gene masks the expression of another dominant gene, so it is called dominant epistasis. Now, हम इसको एग्जाम्पल के रूप में या क्रॉस करवा करके देखते हैं। देखिए, क्रॉस के फॉर्म में अपन इसकी बात करते हैं। यहाँ आप देखिए, समर स्क्वैश प्लांट में हम एक फ्रूट ले लेते हैं डब्लू और वाई, यानी ये कैसा हो गया, डब्लू एक वाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और दूसरे एक वाइट फ्रूट वाले प्लांट को हम एक कलर वाले यानी वाई वाले से करवाते हैं, अर्थात येलो फ्रूट कलर से करवाते हैं। F1 में वाई जो कलर दे रहा है होना चाहिए था, लेकिन जो हमें डब्लू और ये प्राप्त हो रहा है, कैपिटल डब्लू और स्मॉल डब्लू, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसे होना तो येलो चाहिए था, बट वाई जो जीन है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाती, क्योंकि डब्लू जीन जो उपस्थित है वो इस पर इनहिबिटरी इफेक्ट रखती है, अतः जीन वाई एक्सप्रेस नहीं हो पाती। तो हम इसमें यदि F2 जनरेशन को देखें तो F1 प्लांट में आपने सेल्फ क्रॉस करवाया तो आप पाएंगे कि F2 में हमें रेशो 9:3:3:1 के स्थान पर 12:3:1 मिलता है। इसका मतलब ये हो गया कि 9 तो वो हो गए जो मेंडल के अनुसार से जिनमें डब्लू और वाई दोनों जीन आ गई हैं, तो 9 तो वो हो गए, और 3 वो हो गए जिनमें कैपिटल वाई आ गया लेकिन स्मॉल डब्लू आया है। इसका मतलब ये 3 तो कैसे होंगे, येलो होंगे, और 12 वाइट हो गए, और लास्ट वाला जो 1 है उसमें चूंकि वाई जीन नहीं है इसलिए वो वाइट होगा। सो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 12:3:1 का रेशो आया, और उस रेशो के आने का कारण ये रहा कि 12 इंडिविजुअल्स इस प्रकार के हैं कि यहाँ कैपिटल डब्लू जीन उपस्थित है तो वह वाई जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देती। इसे हम डोमिनेंट एपिस्टेसिस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक डोमिनेंट जीन दूसरी डोमिनेंट जीन के प्रभाव को एक्सप्रेस नहीं होने देती। तो 12 आपको मिलेंगे वाइट, 3 मिलेंगे आपको येलो, और एक लास्ट जो है चूंकि उसमें कैपिटल वाई नहीं है, डब्लू तो है ही नहीं, कैपिटल वाई भी नहीं है, इसलिए वो ग्रीन फ्रूट वाला प्लांट होगा। सो ये जो समर स्क्वैश था कुकुरबिटा, इसमें हम अच्छी तरह से इस
डोमिनेंट एपिस्टेसिस को देख सकते हैं। अब आप इस क्रॉस को भी देख लीजिए। ये क्रॉस जो भी अपन ने चर्चा की है, वाइट फ्रूट है, येलो फ्रूट है, और उसके बाद में ये फिर वाइट फ्रूट बना, कैपिटल W और स्मॉल कैपिटल Y दोनों हैं, इसलिए वाइट बनेगा। और फिर यहाँ पर ये क्रॉस करवाएंगे, और अपन यदि बात करें इस लास्ट वाले की तो ये ग्रीन होगा। तो 12 तो हो गए ये वाले, ये 4, ये 3 7 और ये 2 9, ये 9 हो गए, जिनमें ये जो 9 हैं वो हैं जिनमें कैपिटल W भी आया है और कैपिटल Y भी आया है। तो कैपिटल W और जो है वो कैपिटल Y, ये जो जीन है उसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा, इसलिए ये वाइट है। और ये वाइट इसलिए है क्योंकि इसमें कलर का निर्माण करने वाली जीन नहीं है। ये 3 हो गए ऐसे, 1 2 और ये 3, तो 9 और ये 3 12 ऐसे हैं जो वाइट हैं, और 1 2 और ये 3 ऐसे हैं जिनमें येलो कलर का निर्माण करने वाली जीन है। चूँकि वो येलो कलर इसलिए एक्सप्रेस हो जाता है क्योंकि इसमें यहाँ कैपिटल W साथ में नहीं है। सो इस एग्जाम्पल के द्वारा हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस इस प्रकार का एक इनहिबिटिंग करैक्टर है जीन का कि यहाँ एक डोमिनेंट जीन दूसरी डोमिनेंट जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देती है ना। एक और एग्जाम्पल अपन लेते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ कलर पैटर्न इन पोल्ट्री। यदि हम लेगहॉर्न्स की बात करें तो इसमें वाइट बर्ड्स और कलर्ड बर्ड्स होती हैं। तो यहाँ फिर कलर्ड बर्ड्स का निर्माण करने वाली जो जीन C है, इस जीन C के इफेक्ट को एक्सप्रेस नहीं होने देती है वाइट बर्ड्स में मिलने वाली एक और जीन, दैट इज I। तो I जीन यदि उपस्थित है C जीन के साथ में तो वह उसे एक्सप्रेस नहीं होने देती है। सो I जीन कैपिटल C के साथ आ गया तो वाइट होगा, और यदि कैपिटल C है और उसके साथ में I जीन नहीं है, अर्थात वो रिसेसिव फॉर्म में है, तो वो कलर्ड लेगहॉर्न्स होगा। अर्थात रेशो क्या मिलेगा F2PD में हमें 13:3 का, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में जो एक मिल रहा है हमें, उस एक में भी क्या है, कलर का निर्माण नहीं हो रहा है, क्योंकि कलर का निर्माण होने के लिए जीन C चाहिए। तो 9 ऐसे हैं जिनमें दोनों आ गए, इसलिए वो वाइट होंगे। 3 ऐसे हैं जिनमें कैपिटल C यानी अर्थात कलर का निर्माण करने वाली जीन नहीं आई है, इसलिए वो भी वाइट होंगे। और लास्ट में 1 है, वो भी ऐसा है जिसमें एक भी जीन नहीं है, इसलिए वो भी वाइट होगा, अर्थात कैपिटल C नहीं है इसलिए वाइट होगा। तो 9 और 3 12 और 1 13, 13 ऐसे होंगे इसमें जिनमें वाइट लेगहॉर्न्स होंगे, जबकि 3 ऐसे हैं जिनमें कैपिटल C हो जाने से वो कलर्ड फॉर्म में प्राप्त होंगे। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल फॉर कलर पैटर्न इन पोल्ट्री। और ये F2 जनरेशन का देखिए रेशो यहाँ पर हमने इसमें दिखाया है कि ये 13:3 का रेशो में इसमें प्राप्त होता है। सो दिस इज एन अनदर एग्जाम्पल फॉर dominant epistasis. Now, we came at recessive epistasis. Recessive epistasis means एक रिसेसिव जीन पेयर दूसरी डोमिनेंट जीन के प्रभाव को एक्सप्रेस नहीं होने देता। यहाँ एक लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है जो अपने को गौर करनी है, और वो इम्पॉर्टेंट लाइन है कि रिसेसिव जीन पेयर में होनी चाहिए उस डोमिनेंट जीन के साथ में, तभी वो उसके प्रभाव को दबा पाएगी। डोमिनेंट जीन वाले में जो अभी पीछे अपन पढ़ के आए हैं उसमें ये शर्त नहीं थी, यहाँ पेयर में होना जरूरी है। यदि पेयर में नहीं होगी रिसेसिव जीन तो वह दूसरी डोमिनेंट जीन के प्रभाव को दबा नहीं पाएगी। सो रिसेसिव एपिस्टेसिस मीन्स ए रिसेसिव जीन पेयर अर्थात युग्म दूसरे डोमिनेंट जीन के प्रभाव को दबा देता है, उसे हम रिसेसिव एपिस्टेसिस कहते हैं। बहुत ही एक्सेलेंट एग्जांपल है इसका कोट कलर इन माइस। कोट कलर इन माइस देखिए, पीछे अपन ने जब सप्लीमेंट्री जीन पढ़ा था उसमें भी अपन ने ये एग्जांपल लिया था, बस हम एग्जांपल वो सेम ले रहे हैं
केवल उसको एक्सप्रेस करने या उसको एक्सप्लेन करने का हमारा तरीका बदल रहा है। यहाँ हम ये कह रहे हैं कि एगोटी कलर वही ब्लैक कलर और साथ में वाइट अर्थात एल्बिनो कलर, ये तीनों जो कलर हैं स्किन के माइस के अंदर, यहाँ एल्बिनो कलर इसलिए आ जाता है क्योंकि जो जीन एम है उसका पेयर फॉर्म यदि उपस्थित होता है तो वो जीन एगोटी को एक्सप्रेस नहीं होने देता, जिसके कारण प्राप्त होना चाहिए था एगोटी और प्राप्त होना चाहिए था एल्बिनो और एगोटी प्राप्त होता है। ए डोमिनेंट जीन ए इज इनहिबिटेड बाय द रिसेसिव जीन एम एम। देखिए पेयर में है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए ये पेयर में है, अकेली नहीं है, पेयर में होना चाहिए। टू होम ए इज इनहिबिटेड विद एम एम के द्वारा ये इनहिबिट हो जाती है ये जीन। नाउ व्हेन ए ब्लैक माउस MMAA ब्लैक होगा क्योंकि M जो जीन है वो कलर का निर्माण कर रही है। विद एन एल्बिनो AA एगोटी कलर आना चाहिए था, लेकिन MM है, देखिएगा इससे ये जो MM है वो इस A को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा, इसलिए एल्बिनो है। जो पीछे अपन एग्जाम्पल पढ़ के हैं सप्लीमेंट्री वाला, उस एग्जाम्पल को हम दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेम एग्जाम्पल है, एक्सप्लेन का हमारा तरीका दूसरा है, और यहाँ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिसेसिव एपिस्टेसिस के आधार पर। नाउ इन F2 जनरेशन जब अपन सेल्फिंग करवाएंगे तो ब्लैक और एल्बिनो का रेशो हमें एगोटी के साथ में 9:3:1 का मिलेगा। नाउ आप इस चित्र को देखिएगा, इस क्रॉस को जो करवाया गया है बहुत एक्सलेंट, इसमें ये एग्जाम्पल है, देखिए ब्लैक मेल और एक एल्बिनो फीमेल ले लिया गया, इन दोनों को क्रॉस करवाया, एगोटी मिला, क्योंकि यहाँ पेयर में नहीं है। देखिए जीन एम तो उपस्थित है यहाँ पर, बट पेयर में नहीं है, पेयर में नहीं है ये देखिए ये पेयर में नहीं है यहाँ पर। अब हम इसमें सेल्फिंग करवा रहे हैं, जब सेल्फिंग करवा रहे हैं तो देखिए 4 प्रकार के गैमेट ये हो गए और 4 के गैमेट ये हो गए, यानी सेल्फिंग मतलब सेम प्रकार के गैमेट्स आ गए हैं। अब देखिए इसमें हम इसको ये 4 की बात करें और इन 3 की बात करें, इन चारों में और इन तीनों में एगोटी आ गया, इसलिए आ गया क्योंकि एम और ए जीन दोनों आ गई हैं तो एगोटी कलर बनता है, अपन पीछे पढ़ के आए हैं, और ए यहाँ एक्सप्रेस हो गई है कारण कि एम जो है कैपिटल एम वही उपस्थित है, स्मॉल एम नहीं है, अर्थात रिसेसिव जीन पेयर में नहीं है, इसलिए ये एक्सप्रेस हो जाता है। अब हम यहाँ स्पेशल बात कर लेते हैं इन 2 की, 1, 2 और इन 3 की बात कर लेते हैं। यहाँ कैपिटल ए जीन है, ये कैपिटल ए जीन अभी अपने प्रभाव को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है कारण कि यहाँ स्मॉल एम जो जीन है वो पेयर में उपस्थित है और ये एक को अभिव्यक्त नहीं होने देती है, जिसके कारण ये एल्बिनो फॉर्म हमें प्राप्त होती है। और एल्बिनो और लास्ट वाला जो है वो एल्बिनो है ही, इसलिए रेशियो 9:3 क्या हो गए, ब्लैक हो गए, और 4 एल्बिनो हो गए, हमें प्राप्त इसमें होते हैं। हम एक एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, बहुत ही एक्सेलेंट एग्जाम्पल है। जो टोबैको है उसमें पत्ती के नीचे मिलने वाला जो पर्णवृंत है उसकी लंबाई की अपन बात करें तो उसकी लंबाई का निर्धारण करने के लिए 2 जीन है। एक जीन है एल जिसके कारण वो टॉल बनता है यानी लंबा बनता है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है, और एक जीन है एस यानी स्मॉल की अपन बात कर रहे हैं उसके लिए, और वो उससे पीटीओल जो है वो छोटा बनता है। अब एल और एस दोनों की अपन बात करें एक साथ, लेकिन दोनों जीन जो है वो ध्यान रखिएगा नॉन एलेलिक जीन है। जब जीन एस की रिसेसिव फॉर्म यानी स्मॉल एस और स्मॉल एस पेयर में एल के साथ होती है, अर्थात जीन एल जो डोमिनेंट जीन है उसके साथ होती है, तो फिर ये एल को एक्सप्रेस नहीं होने देती, और जीन जब एल एक्सप्रेस नहीं होती है तो वो पीटीओल नहीं बन पाता है और सेसाइल
यानी पर्णवृंतहीन पत्ती बन जाती है। यहाँ देखिएगा, इन द एब्सेंस ऑफ जीन पेयर, इन द प्रेजेंस ऑफ जीन पेयर SS, यानी जो स्मॉल एस है, द डोमिनेंट जीन L इज इनहिबिटेड, वो रुक जाती है, मतलब दब जाती है और वो या हाइड हो जाती है, अपना प्रभाव दर्शा नहीं पाती है। यहाँ हम यदि F2PD में क्रॉस की अपन बात करेंगे तो यहाँ पाएंगे कि जो रेशो आता है वो 9:3:4 का आता है। 9 है वो लंबे होंगे, 3 है वो मीडियम हैं और 1 है वो सेसाइल है, अर्थात उसमें 4 जो है वो सेसाइल हैं, क्योंकि उसमें 4 ऐसे हैं जिनमें एक तो ऐसा हो गया कि जो सबसे लास्ट आ रहा है हमारा रिसेसिव वाला है, उसमें तो चूंकि जीन ही नहीं है दोनों, न तो ये L है और ये S है, तो जब दोनों ही जीन नहीं है तो अपने आप ही वो सेसाइल होना है, लास्ट वाला। देखिए इसकी बात कर रहा हूँ मैं, दिस वन, इसमें दोनों ही जीन नहीं है इसलिए सेसाइल होगा। और यदि हम इनकी बात करें, इसकी बात करें, हम इसकी बात करें और हम इसकी बात करें, हम इन तीन की ओर बात करते हैं। यहाँ जीन L उपस्थित है। L का मतलब टॉल यानी लंबा, यहाँ पिट्यूल बनना चाहिए था, लेकिन जीन S पेयर में इस L के साथ आ गई है, और जब इसके साथ आ गई है तो फिर वो L को एक्सप्रेस नहीं होने देती है। L को एक्सप्रेस नहीं होने देने से यहाँ क्या हुआ, जो पर्णवृंत है वो नहीं बन पाता है और वो सेसाइल लीफ तैयार हो जाती है। नाउ अभी तक हमने दो चीज़ों की बात की, एक बात की हमने डोमिनेंट एपिस्टेसिस की, एक बात की हमने रिसेसिव एपिस्टेसिस की, और दोनों ही केस में हम ये पा रहे हैं कि एक जीन दूसरी जीन के प्रभाव को दबा देती है। रिसेसिव एपिस्टेसिस के लिए कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि दोनों जीन की अप्रभावी अवस्था पेयर में एक दूसरे के साथ होती है तो वे उसके प्रभाव को दबा देती हैं। मतलब ऐसे समझिए आप कि जीन A है, इसकी अप्रभावी अवस्था पेयर में यानी स्मॉल a B के साथ होती है तो B को एक्सप्रेस नहीं होने देती है। और यदि जीन B की अप्रभावी अवस्था और उपस्थित है A के साथ में तो वे A के प्रभाव को एक्सप्रेस नहीं होने देती है। इस तरह की स्थिति को हम और हम अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे डबल रिसेसिव एपिस्टेसिस के बाद हम बात करेंगे डुप्लीकेट जीन की। सो एपिस्टेसिस और एपिस्टेसिस के बाद में अब डुप्लीकेट जीन। डुप्लीकेट जीन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए लक्षण एक है कोई, और उस एक लक्षण को नियंत्रित कर रही हैं दो अलग अलग जीन, और दोनों जीन जो हैं वो कैसी हैं, नॉन एलेलिक जीन हैं। तो दो नॉन एलेलिक जीन हैं और दोनों ही उस लक्षण को कंट्रोल कर रही हैं। तो यदि दोनों में से कोई भी एक जीन उपस्थित है तो वो लक्षण एक्सप्रेस होगा, दोनों हैं तो भी वो लक्षण होगा, दोनों ही नहीं है तो ही वह लक्षण अभिव्यक्त नहीं होगा। बहुत ही एक्सेलेंट इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि दोनों की दोनों कैसी हैं, नॉन एलेलिक जीन है। इसका बहुत ही एक्सेलेंट एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, वो है कैप्सेला का, बुर्सा पेस्टोरिस, एक प्रकार का वीड है ये। इस प्लांट में जो सीड है, उस सीड का जो शेप है वो दो प्रकार का है, ट्रायंगुलर है एंड ओवल शेप है। दोनों यानी ट्रायंगुलर शेप जो है उसका निर्माण करने के लिए दो जीन रेस्पॉन्सिबल हैं। यहाँ जैसे नाम अपने लिखा है दोनों जीन का, एक नाम दिया हमने यहाँ उस जीन का T और दूसरे का नाम दिया हमने D। सो T एंड D जो जीन है उनकी अपन बात कर रहे हैं। ये T और D दो जीन दी हैं यहाँ पर देखिएगा। T जीन है तो भी ट्रायंगुलर बनेगा और D जीन है तो भी ट्रायंगुलर बनेगा। दोनों ही केस में ट्रायंगुलर बनता है। यदि दोनों ही नहीं हैं तो ही यहाँ ओवल शेप सीड बनते हैं। सो डुप्लीकेट जीन मीन्स करैक्टर एक है,
कंट्रोल करने वाली दो अलग अलग जीन हैं, दोनों जीन नॉन एलेलिक हैं। इस तरह से दो नॉन एलेलिक जीन एक लक्षण को नियंत्रित कर रही हैं, तो हमने उसका नाम रख दिया डुप्लीकेट जीन। आप इसको इस डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं। यहाँ देखिएगा, ट्रायंगुलर सीड है हमारे पास में, ये ट्रायंगुलर हो गया और ये ओवल शेप है। देखिए इसमें एक भी जीन नहीं है, ये ओवल शेप होगा। तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि यदि हम बात करें F2 जनरेशन की, F1 में तो ये ट्रायंगुलर होने ही है। यदि हम F2 जनरेशन की बात करें तो देखिए आप, केवल एक ऐसा बचता है इसमें जिसमें एक भी जीन नहीं आती हैं, बाकी सब में कोई ना कोई जीन है, या तो T है या फिर D है या फिर दोनों हैं। ये जो 9 हैं इनमें तो दोनों हैं, ये जो 9 है इनमें दोनों हैं। ये जो 2 हैं 3 हैं, इनमें हैं, इनमें हैं, इनमें हैं और इनमें हैं। केवल ये एक बचता है जिसमें एक भी जीन नहीं है। इसे कैसा होगा, ये ओवल शेप होगा और बाकी सारे के सारे सीड कैसे होंगे, ट्रायंगुलर होंगे। इसे हमने नाम रखा है डुप्लीकेट जीन। सो डुप्लीकेट जीन मतलब जीन एक है, जीन दो, करैक्टर एक है, उस पर कंट्रोल करने वाली दो जीन हैं और दोनों की दोनों कैसे हैं, नॉन एलेलिक जीन है। इसलिए इससे हम, और वो दोनों जीन इस प्रकार से इंटरेक्शन कर रही हैं कि दोनों में से कोई भी उपस्थित है या दोनों उपस्थित हैं तो वो लक्षण आएगा। तो ट्रायंगुलर सीड शेप यदि कैप्सुला में है, इसका मतलब दोनों या दोनों में से कोई एक जीन उपस्थित है। ओवल शेप सीड तभी बनता है उसमें जब दोनों ही जीन उपस्थित नहीं होती हैं। और निश्चित रूप से इसका मतलब रेशो क्या हो गया, उन 16 में 15:1 का रेशो है। एक ऐसा हो मिलेगा अपने को 16 के क्रॉस संतति में जिसमें एक भी जीन नहीं आई है। नाउ ये हमने बात की है आज दो जीन, एपिस्टेसिस एवं डुप्लीकेट जीन की। ये दोनों की दोनों जीन कैसी हैं, नॉन एलेलिक जीन हैं और ये जीन आपस में इंटरेक्शन करती हैं और इंटरेक्शन करके और किसी लक्षण विशेष को नियंत्रित कर रही हैं। एपिस्टेसिस का मतलब हो गया इनहिबिटिंग जीन है और वो एक जीन दूसरी जीन के प्रभाव को एक्सप्रेस नहीं होने देती हैं, चाहे फिर वो डोमिनेंट के हिसाब से हो चाहे रिसेसिव के हिसाब से हो। और उसी आधार पर हमने इनको दो भागों में बांट दिया है। और दूसरा अपन ने पढ़ा है डुप्लीकेट जीन के बारे में, जिसमें दो जीन नॉन एलेलिक जीन हैं और मिलकर के वो एक्सप्रेस कर रही हैं एक लक्षण को, आइदर दोनों या फिर दोनों में से कोई एक उपस्थित होने पर वो लक्षण अभिव्यक्त होगा। अब आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे लीथल जीन की, हम बात करेंगे मल्टीपल जीन की। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।